नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो है वह आई हुई है और बहुत जल्दी इसकी जो परीक्षा है उसकी तिथि भी जो है वह घोषित हो चुकी है। आज की जो ये क्लास है इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृत साहित्य जो है, साहित्य की बात अपन करेंगे क्योंकि मैं साहित्य का स्टूडेंट रहा हूं। और तो साहित्य में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से और किस यूनिट को हम अच्छी तरह से पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि क्या होता है, पूरे राजस्थान में कोई भी भर्ती होती है, उस भर्ती को लेकर के न जाने कितने बच्चे तैयारी को करते हैं, लेकिन आज जो बच्चा है वह पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप सभी बड़ी बड़ी सिटीज की बात करते हैं, वहां की लाइब्रेरीज देखें, वहां के आसपास के हॉस्टल, पीजी, इनकी कंडीशन देखें तो आज बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है। कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूं वह यह है कि पढ़ना आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है, आप किस दिशा में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा मैटर पढ़ रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में अगर आपको इसका पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, किस एग्जाम की तैयारी को, देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उस एग्जाम की तैयारी को करने का जैसे ही हमारा मानस बनता है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे थे और उसका जो सिलेबस है वो क्या है। और उसके सिलेबस को देख करके आपको उसके प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना है और फिर यह अंदाजा लगा लेना है कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या होगा। ठीक है। दूसरी रही बात सामान्य जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, उसमें स्कूल व्याख्याता की बात करें और संस्कृत डिपार्टमेंट की स्कूल व्याख्याता की बात करें तो दोनों के पेपर का कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये माइंड में पहले से आपको प्रिपेयर हो जाना है कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर हैं वह उनका लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है। इसलिए अगर आप सामान्य स्कूल शिक्षा विभाग की जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा उसकी तैयारी को, उसका लेवल जो मान करके, उसके बेस को मानकर अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। इसलिए इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लें कि इसका जो पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, और अच्छा लेवल होगा ये माइंड सेट हो गया तो हमें तैयारी भी उतने अच्छे लेवल की करनी है। अदरवाइज क्या होगा, जब पेपर आएगा आप परीक्षा में बैठोगे और पता ही नहीं चलेगा कि वृत्ति या सूत्रार्थ वहां से प्रश्न बन करके आ रहे हैं और हमने यहां तक तो जाकर के तैयारी की ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात पोस्टें भी कम होती हैं और कैंडिडेट भी कम होते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं वो वास्तव में एक अच्छे स्तर के होते हैं, इसलिए उनके साथ में हमारा कंपटीशन है। इस चीज को ध्यान में रख करके हमें तैयारी को करना है। चलिए आज की इस जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं कि जो सिलेबस है या इसका वो सिलेबस क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, किस यूनिट को हम ज्यादा फोकस दें जिससे हम जो है वह बहुत अच्छी तरह से इसकी पोजीशन को प्राप्त करें। ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो है वह वरिष्ठ उपाध्याय स्तर। आपको जैसे पता है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर, जैसे उस सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें तो स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसमें उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर, वही विभाजन इसमें भी है। एक तो है जो है वह है वरिष्ठ उपाध्याय स्तर, ठीक है। वरिष्ठ उपाध्याय माने 12th स्तर जो है, उस 12th के स्तर में क्या क्या है, तो एक तो है चंद्रालोक। ठीक है। चंद्रालोक जो है उसमें इसका एक तो पहला मयूख है वह पूरा है, पहला मयूख चंद्रालोक का है वह पूरा है। द्वितीय मयूख जो है वह इसका, द्वितीय मयूख में से जो हमें पढ़ना है वह दोष लक्षण विमर्श, दोषों के जो लक्षण हैं उनके बारे में, और कौन कौन से दोषों के बारे में, तो श्रुति कटु, च्युत संस्कृति, अप्रयुक्तम, असमर्थम, निहितार्थम, अनुचितार्थम, इन दोषों के जो लक्षण हैं उन लक्षणों के साथ में इनके जो उदाहरण हैं, इन दोषों के लक्षण और लक्षणों के साथ में ही उदाहरण, इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद रख लेना ये मेरी बात
कि चंद्रालोक अगर आपने पूरी अच्छी तरह से रट ली, है ना, चंद्रालोक आपने पूरी अच्छी तरह से रट ली, तो मान लीजिए कि आपका स्कूल व्याख्याता संस्कृत साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन है वह हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चंद्रालोक है उस चंद्रालोक के बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको चंद्रालोक का जो भी पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस में है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। इससे पहले वाली जो भर्ती थी उस टाइम पे मैंने भी इसकी तैयारी की थी और एग्जाम बहुत अच्छी तरह से गया था और तैयारी भी बहुत अच्छी थी, और जब रिजल्ट आया तब पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक थी संस्कृत साहित्य में। और उसमें कोई ज्यादा मैंने ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा ही इसको टाइम दे दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस बीच ये भी एग्जाम था तो साथ साथ में इसको भी लेकर के मैं पढ़ रहा था। तो इसमें भी मेरी इसमें जो है वो सेकंड रैंक आई थी, और उसमें जो तरीका था मेरा वह यही था कि चंद्रालोक जो है उस चंद्रालोक के जितने दोष हैं, उनके उदाहरण हैं, अलंकार, इन सबको मैंने एक रजिस्टर बनाया था। उस रजिस्टर में उन सारे लक्षण और दोषों को उनको लिख लिया, उनके उदाहरणों को लिख लिया, और सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ उसको वाचन करना, यही काम था। ठीक है, इसके बाद फिर स्कूल थी तो स्कूल जाकर के पढ़ना, और ये सारी चीजें वहां पर होती थी। ठीक है, तो जो है वह प्रथम मयूख इसका पूरा है, और इस प्रथम मयूख को भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, और इसके साथ में ही दोषों का जो लक्षण और लक्षणों के साथ में ही उदाहरण। तो कहना चाहूंगा कि चंद्रालोक को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगला चंद्रालोक का ही पंचम मयूख, 5वां मयूख इसके सिलेबस में है, और इसमें जो है 5वें मयूख में जो वर्णन है वह अलंकार। अलंकार जो है उन अलंकारों का लक्षण के साथ में ही उदाहरण। देखिए, एक भी अलंकार, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 लाइन, एक अनुष्टुप छंद में है, फर्स्ट लाइन में लक्षण हो जाता है और सेकंड लाइन में उसका उदाहरण आ जाता है। मतलब एक श्लोक को याद करते ही आपको लक्षण और उदाहरण दोनों चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वहां तो एज इट इज क्या दूसरी सारी चीजें मतलब होनी चाहिए। जैसे वहां पर अनुप्रास अलंकार का लक्षण पूछा तो अनुप्रास का जो लक्षण है वो याद होना चाहिए, लेकिन हमें यहां पर कहीं याद नहीं करना है। आप डेली अगर इसका एक रजिस्टर में बना करके उसको पढ़ोगे तो एज इट इज आपको याद नहीं हो ये जरूर है, लेकिन जब आप एग्जाम में परीक्षा देने जाओगे तब वहां पर प्रश्न आता है तो आप उसको देख करके ये आइडिया तो जरूर लगा सकते हो कि भैया परिणाम अलंकार का है और अपुन्नति का है, उत्प्रेक्षा का है, तुल्य योगिता का, किसका उदाहरण है या किसका लक्षण के बारे में यहां पूछा जा रहा है। इतना आप अंदाजा लगा सकते हो, और इतना अंदाजा आपने लगा लिया, इतना अंदाजा अगर आपने लगा लिया तो मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। ठीक है, इसलिए आपको ये पंचम मयूख और इससे पहले जो काव्य दोष है और इसके बाद जो है चंद्रालोक का प्रथम मयूख, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। और चंद्रालोक वास्तव में मैं फिर कह रहा हूं सिलेक्शन का जो आधार है वह चंद्रालोक है। सिलेक्शन का जो आधार है, क्योंकि इस चंद्रालोक में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सिंपल से प्रश्न होते हैं। ऐसा कोई इसमें है ही नहीं घुमाए या फिराए अपन को, ऐसा कोई है ही नहीं टॉपिक कि अपन को घुमा दे। इसलिए सिंपल सा डेफिनेशन का अर्थ क्या कहना चाह रहा है और उसके साथ में उसका जो उदाहरण है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, फिर उसी वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की बात करें तो उसमें जो मेघदूत है, मेघदूत भी कौन सा, तो पूर्व मेघदूत। देखिए, मैं जो भी सिलेबस होता है उसको संस्कृत के लिए मैं यही प्रीफर करता हूं कि उसकी ऑथेंटिक बुक लाइए, टेक्स्ट बुक लाइए और टेक्स्ट बुक से पढ़िए। बाकी जो है आप अगर ये समझें कि मैं किसी गाइड में से पढ़ लूंगा, क्योंकि गाइड में कहीं पर भी पूरे श्लोक होते ही नहीं। अब मेघदूत है तो मेघदूत के सारे श्लोक किसी भी गाइड में नहीं होंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां पर समझा दी जाती है। लेकिन अगर इन केस अगर मेघदूत पूरा आपके सिलेबस में है और आप जहां से आपका सोर्स है, जहां से आप पढ़ रहे हो, और उसमें से अगर वो क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हो, और संस्कृत शिक्षा विभाग का इतिहास रहा है, इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने पेपर देखा ही है सभी ने, कितने हाई लेवल का पेपर था, है ना।
उसमें इतने हाई लेवल का पेपर इसमें बनाया जाता है, क्योंकि बनाने का रीजन भी ये रहता है कि इसमें शास्त्रीय आचार्य ये लोग बैठते हैं। तो वास्तव में जिन्होंने संस्कृत को न केवल पढ़ा है अपितु संस्कृत को जिन्होंने जिया है ना, अपने आचरणों में जिन्होंने आचरित किया है, वो लोग इस एग्जाम में बैठते हैं। इसलिए वास्तव में वो पेपर ऐसे उम्मीद के साथ में बनाते हैं कि हम जिनका सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो वास्तव में इस लेवल के विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप मेघदूत टेक्स्ट बुक खुद लाइए, और अगर आप उस मेघदूत को 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो गारंटी 2 दिन में आपकी मेघदूत पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1-2 बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगती है। ठीक है, फिर रघुवंश महाकाव्य का पहला सर्ग, रघुवंश महाकाव्य का पहला सर्ग भी जो है आप लायंस की टेक्स्ट बुक और रघुवंश महाकाव्य जो अनुष्टुप छंद में है, और दिलीप और राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है वह वशिष्ठ के आश्रम में जाती हैं और उसके मार्ग का वर्णन है, और फिर वहां पर जाकर के जो वहां पर जाते हैं और वहां पर जो अरुंधति और वशिष्ठ वह क्या कर रहे थे वो सारा इस वर्णन जो है पहले सर्ग में है। और उसके संतान उत्पन्न नहीं होने का कारण क्या है वह भी ध्यान में अवस्थित होकर के वशिष्ठ जानते हैं, और वह उन्हें बताते हैं कि तुम जब स्वर्ग से वापिस पृथ्वी लोक पर आ रहे थे तब तुमने जो कामधेनु गाय है उस कामधेनु गाय की अवहेलना की है, उसका तिरस्कार किया है, उसका अपमान किया है, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है। और वास्तव में वर्तमान में तो वह वरुण देव की सेवा के लिए वह वरुण लोक में गई हुई है कामधेनु, लेकिन उसकी पुत्री जो है उसका नाम था नंदिनी। उस नंदिनी की सेवा कर लीजिए जिससे वह प्रसन्न होगी, प्रीता ही सा कामदुघा, अर्थात वह प्रसन्न होगी और वह तुम्हें वर को प्रदान करेगी। तो ये रघुवंश का पहला सर्ग प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक है, उसको भी आपको इसके सबसे पहली बात तो प्रतिमा नाटक का कहीं भी मैटर आपको मिलेगा नहीं, ना किसी गाइड में मिलेगा या ना कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद को ही प्रतिमा नाटक लाना है और प्रतिमा नाटक को आपको खुद ही पढ़ना है, और सारे श्लोक एक एक श्लोक एक एक गद्य पद्य सारी चीजें आप पढ़ोगे। किस अंक में किसका वर्णन है, प्रतिमा ग्रह का वर्णन किस अंक में है, ये सारी चीजें आप वहां पर कौन से पात्र हैं, पात्रों का परिचय, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेट प्रतिमा जो नाटक है वह समझ में आ जाता है। और ये बहुत रोचक नाटक है ना, प्रतिमा नाटक जो है वह बहुत रोचक है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कब पूरा नाटक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, छंदांसी, छंदांसी जो है वह व्रत रत्नाकर एक बुक है, उसमें से जो लक्षण है इन लक्षणों को पढ़ना है। आर्या, इंद्रजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, भुजंग प्रयातम, वंशस्थ, वसंत तिलिका, मालिनी, लेकिन कहां से पढ़ना है तो व्रत रत्नाकर ये जो बुक है उस बुक में से ही आपको इन छंदों को पढ़ना है। ठीक है, और छंदों के साथ में ही उदाहरण। तो ये तो जो था वह वरिष्ठ उपाध्याय स्तर जो है वहां से जो प्रश्न है उनकी बात हो गई। अगला जो है वह था शास्त्रीय स्तर, अगला जो है वह है शास्त्रीय स्तरीय अर्थात ग्रेजुएशन लेवल का जो है ना, स्नातक स्तर जिसको कहते हैं। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वारा प्रणीत जो साहित्य दर्पण है उसका दूसरा परिच्छेद, दूसरे परिच्छेद में आपको सभी को पता है लक्षणा शब्द शक्ति शब्द शक्तियां हैं, उन शब्द शक्तियों का वर्णन है। और शब्द शक्तियों में आप जो है वह एक कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन लक्षणा के जो 80 भेद हैं, लक्षणा के जो 80 भेद हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि और 80 भेदों के उदाहरण, एक एक भेद का एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी की थी तो इसका एक चार्ट बनाया था मैंने, और 80 भेदों का एक एक उदाहरण, क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें नहीं आए ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 80 भेद जो है इनको और उनके उदाहरणों को बहुत अच्छी तरह से देख लेना। तृतीय परिच्छेद में रस स्वरूप, रसास्वादन के प्रकार, ये थोड़ा सा टफ है ना। बाकी तो श्रृंगार आदि रसों का लक्षण, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों का लक्षण, ये चीजें आप सब कर लोगे। लेकिन जो ये रसास्वादन के प्रकार हैं इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये थोड़ा सा इसको समझ के जाना बहुत अच्छी तरह से,
है ना। इसको रसास्वादन के जो प्रकार हैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझ के जाना, बाकी सारी चीजें आपको बहुत इजी गोइंग समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख के जाइएगा। अगला है छठा परिच्छेद। उस छठे परिच्छेद में काव्य के दृश्य श्रव्य जो भेद हैं, फिर उसमें नाटकम प्रकरणम भाण प्रहसनडीम व्यायोग समोकार विथ्यंगेहा मृगा इति, इसमें फिर है नाटक का लक्षण और महाकाव्य का लक्षण जो है वह, जैसे नाटक के लक्षण में जो 7-8 श्लोक हैं, महाकाव्य के लक्षण में भी 7-8 श्लोक हैं, कौन कितने पात्र होते हैं, कितने अंक होते हैं, कौन सा प्रधान रस होता है, ये जो है वह परीक्षा में इसमें से पूछा जाता है। साथ में ही संधि भेदा, जो संधियां हैं नाटक में जिन संधियों का प्रयोग होता है उन संधियों के भेद और भेदों के साथ में ही प्रभेद, संधियों के भेद, जैसे 12 भेद तो उसके 12 भेद किस संधि के कौन से हैं। और यहां तक कि मतलब मैंने जब एग्जाम दिया था तब शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी आ गए थे जो संधियों के भेदों के जो भेद हैं, संधियों के भेद और भेदों के प्रभेद या उपभेद, उनमें से जो क्वेश्चन है वह भी लक्षण से संबंधित कुछ आया था और मैंने उसको तो छोड़ दिया था क्योंकि इतना डीप में मैं उस समय पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, चलिए, तो इसके भेद और प्रभेदों में से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, होती है, इसलिए आप थोड़ा सा इस संधियों के भेदों को भी बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं अलंकार शास्त्रोस्य निम्नांकित आचार्याणाम परिचय। इन अलंकार शास्त्रीय एक बुक भी है, अलंकार शास्त्र का इतिहास, अलंकार शास्त्र का इतिहास, उसमें इन सारे कवियों का परिचय मिल जाता है। इसमें कौन कौन सी प्रश्न बनते हैं, तो एक तो कवियों का कालक्रम, क्या क्या बनता है, एक तो कवियों का कालक्रम हमें पता होना चाहिए क्योंकि आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोल देता है। दूसरा जो हमें पता होना चाहिए कि रचनाओं का कालक्रम, दूसरा क्या पता होना चाहिए, रचनाओं का कालक्रम, क्योंकि कवियों का कालक्रम पता होगा तो हमें रचनाओं का कालक्रम आराम से पता हो जाएगा, लेकिन हमें कवियों का ही कालक्रम नहीं पता है, कवियों की रचना ही नहीं पता है, तो उसकी रचनाओं का कालक्रम हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए एक अलंकार शास्त्र का इतिहास जो है वह बहुत अच्छी किताब है और उसमें इन सारे कवियों का जो परिचय है वह आपको मिल जाएगा। दूसरी, इनकी रचनाएं जो हैं, उन रचनाओं की जो टीकाएं हैं, इन रचनाओं की जो टीकाएं हैं वह बहुत अच्छी तरह से सबकी देख लेना। और दूसरा है वर्ण विषय, प्रत्येक रचनाकार की रचना का जो वर्ण विषय है, किस, जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश देख लें तो मम्मट के काव्य प्रकाश के 10 उल्लास में किसका विभाजन है, 10 उल्लासों में किसका वर्णन है, वह हमें पता होना चाहिए। जगन्नाथ जैसे हैं, रस गंगाधर इनकी रचना है, रस गंगाधर कितने आननों में है, उसमें किस आनंद में किसका वर्णन है, इनके द्वारा काव्य लक्षण क्या दिया गया है, काव्य हेतु कितने माने गए हैं, जो मुख्य तौर पर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य, इसका जो पहला सर्ग है इसको आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। शिशुपाल के जो जन्म, पूर्व के 3 जन्म है उसको देखना है, और बाकी जो नारद जब है ना, नारद का कृष्ण के वहां पर अवतरण होता है, उस समय नारद जो है उसकी कुछ क्या क्या उपमाएं दी गई हैं, कृष्ण के विशेषण कौन से हैं, नारद के विशेषण कौन से हैं, ये सारी चीजें जो हैं वह शिशुपाल वध में पूछी जाती हैं। कादंबरी का कथामुख, ये थोड़ा सा इससे संबंधित बहुत बच्चे प्रश्न पूछते हैं और हर भर्ती परीक्षा में अगर कथामुख जुड़ा हुआ है तो बच्चे जरूर ये पूछते हैं कि सर हमें इसमें शुकनासोपदेशी पढ़ना है या कथामुख पढ़ना है। तो एक चीज याद रखना कि कादंबरी का कथामुख अलग है और कथामुख अलग है और शुकनासोपदेश इसका भाग है। ठीक है, ये दोनों भाग हैं, ये चीज याद रखना। और जो शुकनासोपदेश है उसके अंदर जो है वह पूरा कथामुख नहीं आ जाता है। जो शुकनासोपदेश है उसमें पूरा कथानक नहीं आता है, शुकनासोपदेश के अलावा भी कथानक है। तो आपको कथानक को कथामुख को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और वहां पर कथामुख में मुख्य तौर पर विशेषणों का प्रयोग हुआ है कि ये विशेषण, जैसे शूद्रक राजा है तो शूद्रक राजा के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग हुआ है ना, जैसे कोई नदी है तो नदी के लिए बहुत सारे, तो इन सारी चीजों को हमें पता होना
चाहिए। अगला जो है वह मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम भी आपको इसके पात्र कौन से हैं, इसका प्रधान रस कौन सा है, इसका जो श्लोक आदि हैं, वह इसकी जो सुक्तियां हैं मुख्य तौर पर मृच्छकटिकम में से जो है वह पूछी जाती हैं, वह पूछी जाती हैं सुक्तियां। और सुक्तियों में भी अगर कोई विशेष सुक्ति है और उस विशेष सुक्ति जो प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में, तो उसका वक्ता भी पूछा जाता है। इसलिए आप मृच्छकटिकम मंगवा लीजिए या नेट से ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके जो वक्ता हैं उसको भी आप वहां से आपको पता हो ना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो भाग है वह है आचार्य स्तरीय। तीसरा जो भाग है वह आचार्य स्तरीय, और इसमें जो है वह काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का पहला उल्लास बहुत इजी है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इस तरह से इसमें पहले उल्लास में दिया गया और आप उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। अष्टम उल्लास में 3 गुण और 3 गुणों में 10 गुणों का अंतर्भाव है ना। मम्मट जो है वह माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुणों को मानते हैं, लेकिन जो है वह वामन आदि जो हैं वह गुणों के कितने भेद मानते हैं? वामन जो है वह गुणों के जो है वह 10 भेद मानते हैं। तो उन 10 गुणों का भेद है वह अंतर्भाव 3 गुणों में, माधुर्य में 3 गुणों में उनका 10 का अंतर्भाव जो है वह मम्मट ने किया है। कुछ को तो दोष रूप बता दिया है और कुछ जो है वह माधुर्य रूप है, कुछ प्रसाद रूप है। इस प्रकार से इनको जो है वह 10 वामन सम्मत जो 10 गुण है उन 10 गुणों का अंतर्भाव मम्मट ने 3 गुणों में किया है। तो ये सारी चीज भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वह साहित्य, इसके रिलेटेड साहित्य जो है संस्कृत साहित्य, उस संस्कृत साहित्य स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उससे रिलेटेड इसका कुछ पाठ्यक्रम है, इसको हमने देखा। और इसके साथ में ही आपको इसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको मेहनत करनी है, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। चलिए अगले किसी टॉपिक के साथ में जरूर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जरूर कंटिन्यू करें ताकि आप उस सिलेक्शन को ले पाएं। धन्यवाद।